हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नए वीडियो में। अध्याय नंबर 4 मुगल साम्राज्य, कक्षा 7 एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। किन की बात है? मुगलों की बात है। सबसे पहले मुगलों ने किस पे शासन किया था? दिल्ली पर, आगरा पर। और 17वीं शताब्दी में तो पूरे महाद्वीप पर अधिकार कर लिया था मुगलों ने। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यानी प्रशासनिक ढांचा उनके राज्य के पतन के बाद भी चलता रहा। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। यानी मुगलों के बाद उपमहाद्वीप में, उपमहाद्वीप का मतलब भारत से है, भारत में जो भी शासक आए जिन्होंने शासन किया उन सभी में मुगलों की प्रशासन व्यवस्था अपनाई। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थल दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज संबोधित करते हैं। आज भी जो प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराते हैं और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, लाल किले की प्राचीर से। लाल किला किसकी निशानी है? मुगलों की निशानी है। देख लीजिए, लाल किले का दृश्य दिखाया गया है। ये मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। भारत की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। चंगेज खां जो चीन पर शासन करता था और मध्य एशिया कुछ भागों में राज करते थे, इनके वंशज थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक, वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर शासक की मृत्यु कब हुई थी? 1404 में हुई थी। तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण कब किया था? 1398 में किया था। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से संबंधित थी। उज़्बेक किसे कहा जाता है? चंगेज खां को। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसीलिए कि उनके पूर्वज महान थे। 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था किसने? तैमूर लंग ने। तैमूर, उसके उत्तराधिकारी। मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र दिया गया नीचे, जो 1702 में बनाया गया था। मध्य में तैमूर और उसकी दाहिने और उसके पुत्र मीरन शाह। यानी तैमूर के पुत्र कौन थे? तैमूर के पुत्र मीरन शाह थे। मुगल सम्राट बाबर का लक्कड़ दादा कौन था? मीरन शाह। उसके बाद अबू सैद यानी बाबर के दादा, तैमूर की वाई और सुल्तान मोहम्मद मिर्जा यानी बाबर के परदादा। बाबर के परदादा कौन थे? मोहम्मद मिर्जा। उमर शेख बाबर के पिता। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख था। दाईं और तीसरे पर चौथे पांचवें व्यक्ति बैठे हैं। अकबर और शाहजहां उसके दाईं ओर क्रम में हैं। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया है। यानी मुगलों का संबंध किसके साथ था? तैमूर के साथ था। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 तक भारत पर शासन किया। बाबर ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, यानी बाबर कहाँ का शासक बना था? फरगना का। कब? 1494 में। उसकी उम्र कितनी थी? केवल 12 साल थी। मंगोलों की दूसरी शाखा कौन सी थी? जो उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। यानी फरगना से उज़्बेकों ने
बाबर को भगा दिया था। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा में कब्जे में कर लिया। मुगल फौजों का अभियान। युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई थी। भारत में बारूद का प्रयोग कब हुआ? 14वीं शताब्दी में प्रयोग हुआ था। आग्नेयास्त्रों यानी मिसाइलों यानी गोला बारूद का प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ था। प्रारंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था, इसका गोला बारूद का भारत में। लेकिन भारत में आया कब था? 14वीं शताब्दी में, लेकिन प्रयोग हुआ 16वीं शताब्दी में बाबर के द्वारा। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार प्रयोग हुआ था। 16वीं शताब्दी में युद्ध तोपों का प्रयोग, गोलाबारी का प्रयोग हुआ था। कौन सी युद्ध में? पानीपत की पहली लड़ाई में हुआ था। मुगल सम्राट प्रमुख अभियान और घटनाएं दिखाई गई यहाँ पर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बाबर 1526 से 1530 तक शासन किया। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों का हराया। किसने हराया था? बाबर ने। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। राणा सांगा राजपूत राजाओं और उसके समर्थकों को हराया। मेन कौन था? राणा सांगा। सांगा किस में हारा? खानवा के युद्ध में, यानी राणा के संग खाना खाया। 27 में। 28 में चंदेरी के राजपूतों को हराया। 28 में किसको? चंदेरी। अपनी मृत्यु से पहले बाबर ने दिल्ली और आगरा पर मुगल नियंत्रण स्थापित कर दिया था। हुमायूं 1530 से 1540 तक शासन और फिर दोबारा से 1555 से लेकर 1556 तक शासन किया। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया, यानी हुमायूं का पिता बाबर कह के मरा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी जो वसीयत है, हैसियत है, इसको अपने सभी भाइयों में बराबर बांट देना। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। 1539 में चौसा का युद्ध। 1539 में। 1540 में कन्नौज का युद्ध। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, जो 1540 में हुआ था। चौसा याद रखेंगे 39 में। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने पर बाध्य कर दिया था। किसको? हुमायूं को। यानी हुमायूं को देश से किसने निकाला था? शेर शाह सूरी ने। ईरान में हुमायूं ने किसकी मदद ली थी? सफाविद शाह की। 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उसे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक शासन किया। 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट गद्दी पर बैठा। अकबर का दादा बाबर 12 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था और अकबर 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल की 3 अवधियां विभाजित किया गया है। 1556 से लेकर 1570 के मध्य अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। अपने घरेलू कर्मचारियों से संतृप्त हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगान निकटवर्ती राज्यों मालवा, गोंडवाना, अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम उज़्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी कौन सी थी? चित्तौड़ थी। 1568 की बात है। 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया। रणथंभौर पर कब्जा कब किया अकबर ने? 1569 में। 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाए।
जिन्हें 1579 से 80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए, सफाविदों को हराया। सफाविद वही थे जहां पर इसके पिता को संरक्षण मिला था। आज उन्हीं को हरा दिया था इसने और उनके क्षेत्र कांधार पर कब्जा कर लिया। कश्मीर को भी जोड़ लिया गया, कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया किसने? अकबर ने। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अपने मिला लिया गया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। उसने अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ा गई। यह सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर बना। अकबर के ही पुत्र सलीम ने विद्रोह कर दिया था और विद्रोह के कारण अकबर का शासन डगमगा गया था। सलीम कौन था? जहांगीर था, जो आगे चलकर शासक बना। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। मेवाड़ के शासक कौन से? सिसोदिया शासक अमर सिंह मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए। सिखों के, अहमों के अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में राजकुमार कौन थे? खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाए, ने विद्रोह कर दिया। अकबर के काल में उसके पुत्र सलीम यानी जहांगीर ने विद्रोह किया था और जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। शाहजहां का दूसरा नाम क्या था? खुर्रम। जहांगीर की पत्नी कौन थी? नूरजहां। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था। शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे। शाहजहां 1627 से लेकर 1658 तक दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे जो अकबर ने शुरू किए थे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह कर दिया था। एक अफगान अभिजात था जहान लोदी वंश का था जहान लोदी, वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई। अहमदनगर में बुंदेलों को हराया किसने? शाहजहां ने। ओरछा पर कब्जा कर लिया। ओरछा पर कब्जा किसने किया? शाहजहां ने, जिसका शासनकाल 1627 से लेकर 1658 तक था। यानी 27 दूनी चुम्बन 4 58, 1658। उत्तर पश्चिम पर बत्तख पर कब्जा कर लिया। उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान हुए जो असफल रहा। उज़्बेकों के खिलाफ जीत नहीं सका कौन? शाहजहां। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ चला गया। जो कांधार था अकबर ने जीत लिया था सफाविदों से, वापिस सफाविदों ने जीत लिया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला दिया गया। अहमदनगर मुगलों के राज्य में कब मिला? 1632 में। बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 और 58 में 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा हो गया। यानी कोई भी राजा हो वो लास्ट के वर्षों में विद्रोह हो जाता है। इसमें औरंगजेब विजय हुआ था और दारा सिक्कों समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां की उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। यानी औरंगजेब जीता और उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें दारा सिक्कों भी शामिल था जो बड़ा पुत्र था। और आगरा की कैद में किसको कैद कर दिया गया? शाहजहां को। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर 1707 तक। 1663 में उत्तर पूर्व में अहमों की पराजय हुई, परंतु उन्हें 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया।
उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसका कारण था उसकी आंतरिक राजनीतिक और उत्तराधिकार के मामलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान का प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी को अपमान किया और शिवाजी को आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले। शिवाजी मुगलों के किस कैदखाने से भाग कर निकल गए थे? आगरा से। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और मुगलों के विरुद्ध अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। राजकुमार अकबर कौन था? औरंगजेब का पुत्र था, जिसे द्वितीय अकबर बोला जाता है, जिसमें मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। सफाविद ईरान भाग गया। ईरान भाग कर चला गया जहाँ पर हुमायूं गया था अकबर, क्योंकि यहाँ पर औरंगजेब ने उसको हरा दिया था। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। दक्कन के शासकों के विरुद्ध अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने सेनाएं भेजी, क्योंकि दक्कन के शासकों ने अकबर का साथ दिया था विद्रोह करने में। 1685 में बीजापुर को, 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। बीजापुर और गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में किसने मिलाया था? औरंगजेब ने। बीजापुर को कब? 1685 में। गोलकुंडा को 1687 में। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन के मराठों को हराया। औरंगजेब ने छापामार पत्ती का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों और उत्तर पूर्व में अहमों, दक्कन में मराठों विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया था। अकबर का शासन 1605 में कितने क्षेत्र पर था? देख लीजिए। कंधार को भी जीत लिया था अकबर ने, इधर बंगाल को जीत लिया था और मणिपुर तक पहुंच गया था अकबर, और नीचे बरार तक। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठ अधिकार क्या होता है? यदि कोई राजा है तो उसका बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा, लेकिन इस परंपरा में मुगल विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे शहजादाद की मुगल और तैमूर वंशों की परंपरा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। राजकाज था, उसको सभी पुत्रों में बराबर बांट दिया जाता था। यही काम भारत में किसने किया था? हुमायूं ने किया था। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। जहांगीर की मां यानी अकबर की पत्नी कछवा की राजकुमारी थी। जहांगीर की मां कछवा की राजकुमारी थी और अकबर की पत्नी थी। वह अंबर, वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। अंबर राजपूत की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौड़ राजकुमारी थी। शाहजहां यानी जहांगीर की पत्नी राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। जिन्होंने मुगलों की सत्ता स्वीकार कर लेने से इनकार कर दिया था, मुगलों ने उनके खिलाफ युद्ध किए और उनको अपने अधीन कर लिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया था। राजपूत इसका अच्छा उदाहरण है। अनेक मुगल घरानों में अपनी पुत्रियों के विवाह का उच्च पद पर पहुंच किए थे, परंतु इनका विरोध भी हुआ था। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। मेवाड़ में कौन से राजपूत शासन करते थे? सिसोदिया राजवंश, जिन्होंने मुगलों की सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उनकी जागीर को वतन बोला जाता है।
वतन जागीर के रूप में वापस कर दिया। पराजित किए परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अन्य शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों की प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुरानी थे, लेकिन जब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों अन्य समूहों को सम्मिलित किया, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाते थे? मनसबदार। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्होंने कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद हासिल किया हो। मनसबदार शब्द का अर्थ क्या था कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई सरकारी हैसियत या पद प्राप्त किया हो, जिसे मनसब कहा जाता था। वह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। मुगलों ने श्रेणी व्यवस्था चलाई थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तराधिकार निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। जो पद और वेतन थे, ये जात की संख्या पर निर्भर करते थे। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी। यानी जात की संख्या अधिक तो दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा भी उतनी ही अधिक होती थी, उसका वेतन भी उतना अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। जो मनसबदार थे, अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाने के लिए सैनिकों का पंजीकरण करते थे। इन कार्रवाइयों के बाद उन्हें सैनिकों का वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। जो मनसबदार थे, मनसबदारों को वेतन कैसे मिलता था? भूमि के रूप में मिलता था, जहाँ से राजस्व एकत्र करते थे, जिन्हें जागीर कहा जाता था। जागीर किसे मिलती थी? मनसबदारों को मिलती थी। और जो जागीर मिलती थी, उस जागीर से टैक्स वसूल सकते थे। कौन? मनसबदार, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। यानी हमने पिछले लेसन में पढ़ा था इक्ता क्या होता है। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीर पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे जब वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों की सावधानीपूर्वक आकलन किया गया था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीब बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई थी। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। यानी जो राजस्व प्राप्त होता था और मनसबदार का वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। सबसे अधिक मनसबदार किसके शासनकाल में हुए थे? औरंगजेब के काल में। और जो मनसबदारों का वेतन था वो बहुत कम था, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। यानी मनसबदारों की संख्या अधिक हो गई थी तो उन्हें जागीर पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई थी। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रखने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाए थे। इस कारण किसानों की अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। सबसे अधिक मुसीबतों का सामना किसानों को किस काल में हुआ? औरंगजेब के काल में हुआ था। जात की श्रेणियाँ। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। यानी जिसके पास 5000 जात हैं उसका दर्जा ऊंचा होता था 1000 वाले से।
अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जिसकी पास जातों की संख्या 5000 से अधिक थी। औरंगजेब के शासनकाल तक मनसबदारों की संख्या कितनी हो गई थी? 79 यानी 79 हो गई थी। देख लीजिए कितनी संख्या में वृद्धि हुई थी, बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी, क्योंकि अकबर के काल में केवल 29 थे, अब 79 हो गए थे। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का कक्षा बढ़ गया? जपत और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व। अधिक स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। अधिकतर स्थानों पर जो किसान थे ग्रामीण कुलीनों या मुखिया या स्थानीय सरदारों को राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। सरदार के लिए भी, मुखिया के लिए भी एक ही शब्द का प्रयोग करते थे। किसका? जमींदार। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल ने 10 साल 1570 से लेकर 80 तक की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया था। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल। टोडरमल को कृषि की पैदावार के लिए, कीमतों के लिए कृषि भूभाग का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया था। प्रत्येक सूबे या प्रांत को सूबा बोला जाता था। किसके काल में? मुगलों के काल में। को राजस्व मंडलों में बांटा गया था। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर अलग अलग सूची बनाई गई थी। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जपत कहा जाता था। राजस्व प्राप्त करने की जो व्यवस्था थी किसके समय में? मुगलों के समय में। उस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? जपत। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी मुगल भूमि की निरीक्षण कर सकते थे, सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसे निरीक्षण गुजरात और बंगाल के प्रांतों पर संभव नहीं थे। जो सर्वेक्षण था भूमि का, गुजरात और बंगाल पे नहीं किया गया था। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार किसान मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह करते थे। 17वीं शताब्दी में तो ऐसे विद्रोह, किसानों के विद्रोह, मुगलों के साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दे दी थी। अकबरनामा, आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र दरबारी कवि कौन थे? अबुल फजल को आदेश दिया कि उसके शासन का इतिहास लिखें। अबुल फजल ने अकबर ने अपने शासनकाल का इतिहास लिखने की जिम्मेवारी किसको दी थी? अबुल फजल को। अबुल फजल ने कौन सी बुक लिखी? आईने अकबरी। किसके बारे में है? अकबर के शासनकाल के बारे में है। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा था। 3 जिल्द फॉर मीन्स 3 कॉपियों में लिखा था, 3 भागों में लिखा था। और इसका शीर्षक क्या था? अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। पहली जिल्द थी, पहली जिल्द में किसका वर्णन है? अकबर के पूर्वजों का। इसमें हुमायूं, बाबर के बारे में लिखा गया है। दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल के बारे में। पहली में पूर्वज आ गए और दूसरी में खुद अकबर आ गया। यह अकबर के शासनकाल के बारे में वर्णन है दूसरी जिल्द में। तीसरी जिल्द में आईने अकबरी है। तीसरी जिल्द में क्या है? आईने अकबरी है। और तीनों ग्रंथों का संयुक्त नाम क्या है? अकबरनामा है। याद रखेंगे, पहले भाग में क्या है? पूर्वजों के बारे में। दूसरे भाग में क्या लिखा है? अकबर के शासनकाल के बारे में। और तीसरा पार्ट किसका है? आईने अकबरी का है। इसमें अकबर के प्रशासन,
घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं, संस्कृतियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। आईने अकबरी का जब से रोचक व्यायाम है। विविध चीज़ों में, फसलों में मजदूरों की संख्या, राजस्व की संख्या विवरण किया गया है। अबुल फजल ने अकबरनामा लेते हुए दिखाया गया यहाँ पर। किससे? अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए। कौन? अकबर। अकबर की नीतियाँ नज़दीकी से एक नज़र में। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर के निर्धारित किए गए थे। इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल ने अकबरनामा में किया है। अकबर के प्रशासन के बारे में वर्णन किस बुक में मिलता है? अकबरनामा में। इसके लेखक कौन थे? अबुल फजल थे। विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। आईने अकबरी में किसका वर्णन मिलता है? अकबर के प्रशासन का वर्णन मिलता है आईने अकबरी में, जो तीसरी जिल्द है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बंटा हुआ था। अबुल फजल के अनुसार जो अकबर का साम्राज्य था कई प्रांतों में बंटा हुआ था। प्रांतों को मुगलों के काल में, अकबर के काल में क्या कहा जाता था? सूबा। सूबा किसे कहा जाता? प्रांतों को। किसके काल में? मुगलों के काल में। सूबों के प्रशासक कौन थे? सूबेदार। सूबेदार शब्द किससे निकला है? सूबों से निकला है, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों को निर्वाह करते थे। जिस प्रकार सेना में आज सूबेदार होता है, ये सूबे का मालिक होता था पहले। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था। प्रत्येक प्रांत होता था, उसमें एक वित्तीय अधिकारी होता था, जिसे वित्तीय अधिकारी को दीवान कहा जाता था। यह सूबा था, प्रांत था, उसमें एक वित्तीय अधिकारी था, उसको दीवान कहा जाता था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदारों को अन्य अफसरों से सहयोग प्राप्त था, जैसे बख्शी। बख्शी होता है सैनिक वेतनधारी। बख्शी कौन था? सैनिक वेतनाधिकारी। बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी। सदर धार्मिक और धर्मार्थ के बारे में कार्य करने वाला मंत्री। सदर कौन था मुगल काल में? जो धार्मिक कार्य करता था वो मंत्री। फौजदार सेना नायक होता था। और कोतवाल होता था नगर का पुलिस अधिकारी। इन सबको याद रखेंगे। बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी, सदर धार्मिक और धर्मार्थ के कार्यों को करने वाला मंत्री, फौजदार सेना नायक, कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था। जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया था। मेहरुन्निसा ने जहांगीर से विवाह कब किया? 1611 में। उसे नूरजहां का खिताब मिला। यानी असली नाम क्या था? मेहरुन्निसा था, और बाद में नूरजहां कहा जाने लगा इसको। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही। तो नूरजहां थी हमेशा किसके प्रति वफादार थी? जहांगीर के प्रति वफादार थी। उसको समय समय पर सहयोग देती थी। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलाए थे। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलाए थे, जिसमें एक ओर तो उसके स्वयं के खिताब उत्तीर्ण थे, दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। यानी एक ओर तो स्वयं के बारे में लिखा था, दूसरी ओर रानी नूरजहां के नाम से लिखा हुआ था। बाईं ओर दिया का दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश है। आदेश को फरमान बोला जाता था। चौकोर मोहर लगती थी। उदात्ता और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश। चौकोर मोहर क्या बताती थी? कि ये रानी का दिया आदेश है। किसका? नूरजहां का। गोल मोहर के अनुसरण शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी और चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं नूरजहां बादशाह युग की सर्वोत्तम महिला बने। नूरजहां का फरमान। अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे। यानी अकबर के समय में जो सेनाओं का संचालन कौन करते थे? अभिजात। बड़ी मात्रा में राजस्व इकट्ठा करते थे और राजस्व खर्च भी कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं शताब्दी में कई अभिजातों ने अपने को संतर्क कर लिया था और साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी का निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था,
1570 में अकबर कहाँ पर था? फतेहपुर सीकरी में था। तो उसमें उलेमा, ब्राह्मणों, जेसूटी पादरियों, रोमन कैथोलिकों और जरदुश्त धर्मों के अनुयायी के साथ धर्म के मामलों में चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई थी। ये धर्मों के बारे में चर्चाएं कहाँ पर हुई? इबादत खाना में। कब हुई थी? 1570 के आसपास। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाज में थी। इस विचार विमर्श के से अकबर की समझ बनी कि विद्वान धार्मिक रीति और मदानता पर बल देते हैं, वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के विभाजन और असमंजस पैदा करती हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह-ए-कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता क्या होता है? सभी प्रकार के धर्मों जातियों के बारे में सहिष्णु होना। खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के लोगों से बात करता हुआ, ये अकबर है, ये विभिन्न धर्मों के लोग बैठे हैं यहाँ पर। इसका केंद्र बिंदु नीति शास्त्र की एक व्यवस्था थी जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी। अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। सुलह-ए-कुल नीति को शुरू किसने की थी? अकबर ने शुरू की थी। सुलह-ए-कुल, अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति का उसके पुत्र जहांगीर ने वर्णन किया है। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न कराया। अकबर ने कई संस्कृत विद्वान थे, उनको किस भाषा में ट्रांसलेट करवा था? फारसी भाषा में। इस उद्देश्य हेतु उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकत बखाना अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। महाभारत, रामायण, लीलावती, योग वशिष्ठ कुछ उल्लेखित संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद का कार्य के लिए चुना गया। रजमाना, जो महाभारत को फारसी में अनुवाद है। रजमनामा किसका नाम है? महाभारत का नाम है। किस भाषा में है? फारसी भाषा में है। जो महाभारत का फारसी अनुवाद है में महाभारत की घटनाओं का विस्तार वर्णन किया गया है। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्य समृद्धि में वृद्धि हुई थी। मुगल साम्राज्य का प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के कारण आर्थिक और वाणिज्य समृद्धि में वृद्धि हुई थी। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित किया गया है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता का भी वर्णन किया था, यानी गरीबी का भी वर्णन इन्हीं यात्रियों ने किया था। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। उस समय भी सामाजिक असमानताएं बहुत अधिक थी। जिस प्रकार से आज भारत की 60% कमाई 10% लोगों के पास है, उसी प्रकार की पहले थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त होता था, कुल 8000 में से 445 को ही उच्च पद प्राप्त थे। यानी कुल मनसबदार तो थे 8000, लेकिन इनको हाई क्वालिटी के उच्च पद प्राप्त थे केवल 445 को। किसके काल में? शाहजहां के काल में। किसको? मनसबदारों को। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं के उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उसके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। वो जो मनसबदार और मुगल सम्राट आय का बहुत बड़ा भाग किस पे खर्च करते थे? वेतन पे और वस्तुओं पर लगा देते थे। इसे खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पाद कौन से होते हैं? जिनमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन आते हैं।
किसान और शिल्पकार के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। यानी किसानों के पास और शिल्पकारों के पास अपने काम में निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था, क्योंकि सारा धन राजस्व के रूप में दे दिया जाता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। यानी टैक्स इतना ज़्यादा था मुगलों के काल में कि जो गरीब लोग थे अपना पेट बड़ी मुश्किल से भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। यानी मुगल काल में धनी किसान, शिल्पकार, व्यापारी और महाजन ही अधिक लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत अधिक धन था। जो अमीर वर्ग था, कुलीन वर्ग था, उसके हाथों में अधिक धन था मुगल काल में। आज भी वैसा ही है। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उन्हीं के हाथों में भारत का अधिकतर धन है। जैसे मुकेश अंबानी हैं, अडानी हैं, इनके हाथों में टाटा है। संसाधन थे जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन होगी और बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बन गए। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए। हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमा लिया था। यानी हैदराबाद में सबसे पहले हैदराबाद आज़ाद हुई थी मुगल सम्राट से, और उसके बाद अवध आज़ाद हुई थी। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट के स्वामी के रूप में काम करते थे। यानी अपना स्वामी किसे मानते थे? दिल्ली के सम्राट को ही मानते थे। बहादुर शाह जफर को माना गया था, जैसे 1857 के समय। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते थे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इसके बारे में हम अध्याय 10वें में विस्तार से पढ़ेंगे। राजा और रानियां। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियां हुए हैं। इनमें से ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान। ऑटोमन तुर्की का सुल्तान कौन था? सुलेमान। कब की बात है? 1520 से लेकर 1566 तक। ऑटोमन तुर्की का सुल्तान कौन था? मुगलों के समकालीन सुलेमान। के राज्य में ऑटोमन साम्राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ था। ऑटोमन साम्राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ था। किसके काल में? सुलेमान के काल में। सुलेमान की पहाड़ियाँ आज भी हैं। कहाँ पर हैं? अफगानिस्तान के आसपास। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया था। ऑटोमन साम्राज्य ने, या ऑटोमन तुर्की ने हंगरी को अपने में मिला लिया। ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद, इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ऑटोमन सत्ता को मान्यता था। सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया था। जो सुलेमान था इसने नौसेना का पुनर्गठन किया। कहाँ पर? ऑटोमन तुर्की में। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। यानी स्पेन के पास भी नौसेना थी और तुर्की के पास भी। दोनों के बीच में कड़ा कंपटीशन हुआ। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता खिताब दिया गया। कौन से सम्राट को? सुलेमान को, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बने थे। ऑटोमन तुर्की का सुल्तान है जो सुलेमान अपने नियम कानून के लिए भी जाना जाता है, जिसे अल कानून विधि निर्माता खिताब मिला। जिस प्रकार भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को विधि निर्माता माना जाता है। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीके का मानवीयकरण हो, किसानों को बेगार और बाहरी करों में बचा जा सके। आगे चलकर 17वीं सदी में ऑटोमन क्षेत्र जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाता है। जो सुलेमान था इसके शासनकाल को, कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल कहा जाता है। ऑटोमन तुर्की में आदर्श शासन का काल किसका है? सुलेमान का। क्यों? अल कानून यानी विधि निर्माता कानून के कारण है।
अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाएं। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ। इंग्लैंड की शासक की कौन थी? इंग्लैंड की शासिका थी रानी एलिजाबेथ, अकबर के समकालीन थी। ईरान का सफाविद, हमने पढ़ा है ईरान का सफाविद अकबर का समकालीन था। शाह अब्बास और इनमें से कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक। रूस का शासक कौन था? जार इवान चतुर्थ बेसिलेविच, जो इवान दी टेरिबल से विख्यात था। रूस का शासक हुआ है जार इवान चतुर्थ, जिसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इवान दी टेरिबल, अकबर का समकालीन है। तो इस लेसन के हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं। मनसब एक पद था, मंगोल उज्बेक के थे, सिसोदिया राजपूत मेवाड़ के थे, और राठौड़ कहाँ के थे? मारवाड़ के। नूरजहां जहांगीर और सूबेदार एक गवर्नर था। इस प्रकार आज भी आर्मी में सूबेदार को गवर्नर कहा जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम के राज्य की राजधानी थी काबुल। दक्कन की 5 सल्तनत थी, एक तो बरार थी, खानदेश, अहमदनगर, और 2 औरंगजेब ने मिलाई थी, एक बीजापुर, दूसरा गोलकुंडा। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का घोतक था तो सवार सैन्य, यहाँ पर सैन्य आएगा, और उत्तरदायित्व को दिखाता था। अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी खालिस्तान के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, जातियों बने समाज का राज्य कर सका। सुलह कुल नीति को बनाने में सलाह दी थी अबुल फजल ने अकबर को। मुगल राज्य के अधीन आने वाले प्रांत कौन कौन से थे? दिल्ली और आगरा थे, सबसे पहले आए थे बाबर के समय। मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। तो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरदारों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरें से केवल राजस्व एकत्र करने का अधिकार था। वह राजस्व उनके नौकरों के लिए एकत्रित शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों पर होने वाली चर्चा कितनी महत्वपूर्ण थी? धार्मिक चर्चाओं और प्रचर्चाओं से अकबर को याद हुआ कि धार्मिक कट्टरता प्रजा विभाजन और असमंजस के लिए उत्तरदायी होती है। यह अनुभव अकबर को सुलह कुल सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। इन चर्चाओं ने उसे प्रशासन की एक स्पष्ट सोच प्रदान की, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्या बल दिया? मुगल 2 महान शासक वंशजों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खां के वंशज थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक, वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मंगोल या मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने का गौरव अनुभव करते थे, क्योंकि इनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था।